हाय एवरीवन, वेलकम टू द टीचर्स हरियाणा। आज हम हरियाणा जीके के 99 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे और यह प्रश्न आपके आगामी परीक्षाएं जो अभी हैं आपकी ग्रुप सी की हो या डी की या आपका कोई और एग्ज़ाम जिसमें हरियाणा जीके पूछी जाती है, तो यह प्रश्न आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं और साथ साथ में आपको बहुत सारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी देने की मैं कोशिश करूँगा। तो चलिए, सबसे पहला प्रश्न हमारे सामने यह है कि प्रहलाद ऋषि का संबंध कहाँ से था। देखिए, जो आपके ऋषि हैं, कई आपके ऋषि पूछे जाते हैं, तो उनमें से आपके एक रहे हैं प्रहलाद ऋषि। तो इनका संबंध कहाँ से था प्यारे दोस्तों? नारनौल से। और नारनौल आपका कहाँ पर है? महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है। अब बात करते हैं इसकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन के बारे में। महेंद्रगढ़ आपका कब डिस्ट्रिक्ट बना था? तो 1966 में आपका महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट बना था। वैसे तो आपको बहुत सारे लोगों को पता होगा ही कि जिस टाइम पे हरियाणा 1966 में एक राज्य बना था, उस टाइम पे आपकी एक ट्रिक बनाई जाती है। यह हमारे 7 ज़िले थे, घर जे के एम, जो एम है एम फॉर महेंद्रगढ़। तो महेंद्रगढ़ उस टाइम पे एक ज़िला बन गया था 1966 में। लेकिन इसका एक खास फैक्ट यह देखा गया है, बहुत बार प्रश्न आए भी हैं, कि हरियाणा के अंदर एकमात्र ऐसा ज़िला है महेंद्रगढ़ जिसका जो हेडक्वार्टर है HQ यानी कि हेडक्वार्टर, तो इसका खुद के अंदर ना होकर नारनौल के अंदर है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यह पूछा भी जा सकता है। महेंद्रगढ़ की और ख़ास बात क्या है कि महेंद्रगढ़ 3 तरफ से राजस्थान से घिरा हुआ है, 3 तरफ से। यदि आप हरियाणा के मैप में देखोगे तो आपको कुछ इस प्रकार से नज़र आएगा। यह जो मैं अब ग्रीन करूँ, जो मैं अब रेड करूँगा, ये वाला सर्कल, यह है आपका नारनौल, यह है आपका महेंद्रगढ़। और इस तरफ है आपका 3 तरफ से आपका घिरा हुआ है राजस्थान से। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और एक बात और ध्यान रखना, राजस्थान की तरफ लगता है महेंद्रगढ़। तो महेंद्रगढ़ यानी कि राजस्थान को टच करता है, तो राजस्थान हमारे साथ, हरियाणा के साथ 1262 किलोमीटर की बाउंड्री साझा करता है, तो जो कि सबसे ज़्यादा है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भिवानी टेक्सटाइल की मिल की स्थापना कब हुई थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट है भिवानी टेक्सटाइल मिल। तो 1937 में इसकी स्थापना हुई थी। कहाँ की बात हो रही है? भिवानी की। तो भिवानी जिला कब बना? 1972 में बना। ध्यान रखिएगा कि भिवानी किस ज़िले से अलग हुआ था? तो हिसार ज़िले से। इस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं। तो हिसार ज़िले से अलग हुआ था भिवानी। कब अलग हुआ था? 1972 में। आगे चलकर इसी भिवानी से 2016 में सीडी यानी कि आपका चरखी दादरी एक अलग ज़िला बना था। देखिए, जब गठन हुआ तो उस टाइम पर हरियाणा के अंदर 7 ज़िले थे, 7। उसके बाद 2 ज़िले बनने थे। मतलब गठन के बाद जब ज़िले बनना शुरू हुए तो सबसे पहले 2 ज़िले बनाए गए थे 1972 के अंदर। कौन कौन से? भिवानी, सोया, सोनीपत। तो एक मैंने पूरी की पूरी आपके सामने एक ट्रिक बनाकर सभी डिस्ट्रिक्ट आपको याद करवाए हुए हैं, क्योंकि यह आपका 1 नंबर का कभी भी क्वेश्चन आ सकता है कि किस डिस्ट्रिक्ट से कौन सा निकाला गया, कब इसका गठन हुआ था। तो यह तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा ज़िला कब बना। मैं हर एक वीडियो में आपको यही बोलता हूं और यह आपका कभी ना कभी आपको 1 नंबर 101% दिलवा देगा। तो भिवानी 1972 में किससे अलग हुआ था? हिसार से। अब इसका एक एक्स्ट्रा फैक्ट और लिख लीजिए। जो हिसार है, जब 7 ज़िले बने थे तो हिसार उनमें एक ज़िला था। किन 7 ज़िलों में? लेकिन हिसार सबसे बड़ा ज़िला था। कौन से ज़िलों में? 7 ज़िलों में हिसार उस टाइम पर सबसे बड़ा ज़िला था। घुमा फिरा कर आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि 1966 में हरियाणा का कौन सा ज़िला क्षेत्रफल में सबसे बड़ा था? तो वह था आपका हिसार। पूछा जा सकता है कि उस टाइम पर, कब गठन के समय, यानी कि 1966 में सबसे छोटा ज़िला कौन सा था एरिया में? तो वह है आपका जींद। तो ध्यान दीजिएगा, जींद उस टाइम पर सन 1966 में जब हरियाणा राज्य का गठन हुआ था, जींद सबसे छोटा था और हिसार सबसे बड़ा था। लेकिन आज एरिया में सबसे बड़ा कौन है? सिरसा है। आज का क्या मतलब हुआ? 2011 की जो जनगणना है उसके बेस पर हम बात कर रहे हैं। और सबसे छोटा कौन सा है आपका? वह रहेगा आपका फरीदाबाद। ठीक है, वह रहेगा आपका फरीदाबाद। तो फरीदाबाद सबसे छोटा है। किस में? मैं एरिया की बात कर रहा हूँ, जनसंख्या की बात नहीं कर रहा। इस बात को भी आप अच्छे तरीके से याद रखने का कार्य कीजिए, ठीक है। और यह तो आपको पता है ही है कि जो आपका हिसार है, हिसार एक बार यह क्वेश्चन पूछा भी गया था। क्या है? काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। जो आपका सिरसा ज़िला है, सिरसा ज़िला आपका ऐसा ज़िला है जो कि आपको
पंजाब को भी टच करता है और आपका राजस्थान को भी टच करता है, ठीक है। इसके साथ साथ आपका एक ज़िला और आता है फतेहाबाद, ठीक है, फतेहाबाद। इसके बाद आता है आपका हिसार। तो क्वेश्चन यह पूछा गया था कि हिसार ज़िले की सीमा निम्नलिखित ज़िलों में से किस ज़िले के साथ लगती है। तो वहाँ पे डाल दिया आपका जैसे पलवल, आपका फतेहाबाद, आपका सिरसा, और यहाँ पर एक ऑप्शन दे दिया था ए और बी, यानी फतेहाबाद और सिरसा। तो बहुत सारे दोस्तों ने क्या किया, दोनों को क्लिक कर दिया। तो आपको इस बात को ध्यान रखना है कि जो आपका सिरसा है, सिरसा की सीमा किसी भी सिर्फ एक ही ज़िले के साथ टच करती है, इसके अलावा किसी भी ज़िले के साथ टच नहीं करती, तो वह है आपका फतेहाबाद। और फतेहाबाद यदि बीच में आ जाता है तो हिसार की सीमा सिरसा के साथ नहीं अटैच हो पाएगी, तो इस वजह से हिसार हमारा फतेहाबाद के साथ ही बाउंड्री बनाता है और सिरसा भी आपका फतेहाबाद के साथ बाउंड्री बनाता है। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इस प्रकार के क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न हमारा, लिबर्टी शूज के लिए फेमस ज़िला कौन सा है। करनाल ज़िला है, सबको पता ही है, बहुत बार पूछा भी गया है। अच्छा, हरियाणा का पेरिस या पेरिस ऑफ हरियाणा, यह भी आपका करनाल रहेगा, बहुत बार यह भी पूछा गया है। इसका गठन कब हुआ था, 1966 में, ठीक है। 1966 में करनाल एक ज़िला बन गया था, ठीक है। करनाल से पानीपत को एक बार क्या किया गया, करनाल से पानीपत को निकाला गया था, मतलब कि पानीपत भी एक ज़िला बनाया गया था। कब, 1989 में। ध्यान दीजिएगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट है। तो 1989 में 4 ज़िले बनाए गए थे हरियाणा के, रेवाड़ी, यमुनानगर, कैथल और पानीपत, यह 4 ज़िले थे। तो 1989, 1 नवंबर 1989 की वह डेट थी जब करनाल से पानीपत को निकालने का कार्य किया गया। लेकिन क्या हुआ, 1990-91 के आसपास क्या हुआ, पानीपत को दोबारा से करनाल में मिला दिया गया था। तो इस वजह से यह भी ध्यान रखना है कि कौन सा ज़िला किस ज़िले से निकला है, और यह भी आपको ध्यान रखना है कि किस ज़िले का गठन किस टाइम पर हुआ है। तो काफ़ी, हाँ, यहाँ से एक प्रश्न और बनता है कि हरियाणा का एकमात्र ऐसा जिला जिसका 2 बार गठन हुआ, तो वह कौन सा हो गया, आपका पानीपत। तो इस वजह से भी यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है और यह पूछा भी गया है, ठीक है। हम बात कर रहे थे करनाल की, कि करनाल की स्थापना हुई थी सन 1966 में, ठीक है साहब। 1966 में मान लिया कि यह एक ज़िला बना, लेकिन यह आपको एक डेट और याद रख लेनी है, फरवरी 2017 की। फरवरी 2017 में क्या हुआ था कि करनाल और फरीदाबाद, यानी के और एफ, यह 2 मंडल जोड़े गए थे। 1966 में हमारे पास प्रशासनिक जो आपके मंडल हैं वह कितने थे, 4। लेकिन 1966 के लगभग 51 साल के बाद क्या हुआ, आपके 2017 में 2 मंडल और जुड़ गए, के और एफ, करनाल और फरीदाबाद। तो अभी कुल मिलाकर हरियाणा के अंदर 6 प्रशासनिक मंडल हैं, जिसमें से करनाल भी एक प्रशासनिक आपका मंडल है, ठीक है। एक और काफ़ी इंपॉर्टेंट, आपका जो पूर्व सीएम सिटी, ठीक है, जो हमारे हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री, ठीक है, अभी इससे पिछले मुख्यमंत्री कौन थे, मनोहर लाल खट्टर, तो वो यहीं से चुनाव लड़ते थे, तो इसी वजह से इनको क्या बोला जाता था, और इनका रेजिडेंस भी यही था, तो क्या बोला जाता था, सीएम सिटी। तो अब यह क्या हो गया, पूर्व सीएम सिटी। लेकिन अभी आपका वर्तमान सीएम सिटी कौन सा है, तो वह रहेगा आपका लाडवा, ठीक है। शहर पूछ ले तो आपका लाडवा, और जिला पूछ ले तो आपका केकेआर, यानी कि कुरुक्षेत्र। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ से हरियाणा के जो अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं, कौन है, नायब सिंह सैनी, ठीक है, उन्होंने चुनाव लड़ा था लाडवा से, और वह चुनाव जीते भी हैं। लाडवा कहाँ पर आता है, आपका कुरुक्षेत्र जो आपका जिला है उसमें। और लाडवा क्या है, लाडवा एक विधानसभा की सीट है। क्या यह एक आरक्षित सीट है, ध्यान रखिएगा, यह आरक्षित सीट नहीं है। कुरुक्षेत्र के अंदर 4 विधानसभा की सीट हैं, जिसमें से आपकी जो शाहबाद सीट है वह रहेगी आपकी आरक्षित सीट। हाँ, एक बात और बता दूं, देखिए आप कहीं से भी पढ़ते हो, यूट्यूब से, किसी टीचर से, PDF से, जहाँ से भी, एक तो आप जो हमारे हरियाणा के ज़िले हैं उनकी डेट्स, कि किस डेट को कौन सा ज़िला बना, एक तो आप यह घोट कर बिल्कुल पी जाओ। दूसरी बात कि कौन सा ज़िला किस ज़िले से निकला था, एक यह घोट कर पी जाओ। और एक और आपकी खास बात, जो आपकी विधानसभा की सीट है यह भी आप बिल्कुल घोट कर पी जाओ। यहाँ से भी आपका 1 नंबर का 101% आएगा ही आएगा। हाँ, हमारी जो विधानसभा की सीट है, कितनी सीट है, कब कितनी सीट थी, कौन सी आरक्षित सीट है, किन जिलों में आरक्षित सीट नहीं है, ठीक है, इस प्रकार के प्रश्न। और एक बात और ध्यान रखिएगा, जैसे कि अम्बाला के अंदर 4 विधानसभा की सीट है, नगर के अंदर 4 विधानसभा की सीट है, कैथल के अंदर 4 विधानसभा की सीट है, तो आपको इनका चारों का नाम भी पता होना चाहिए, और जो जो आपकी आरक्षित सीट है वह भी आपको पता होनी चाहिए, फिर ही आपकी एक अच्छे लेवल की तैयारी मानी जाएगी। हम बात कर रहे थे कि यह अब सीएम सिटी है, ओके, मतलब सीएम सिटी थी कौन, करनाल, ठीक है। लिबर्टी शूज के लिए हमने देख ही लिया। अच्छा, धान का कटोरा भी इसको कहा जाता है, किसको, करनाल को। और मैंने एक बोला था आपका पेरिस ऑफ हरियाणा, यह भी आपका करनाल को बोलेंगे। जो सबसे साफ सुथरा शहर है
हरियाणा का वह रहेगा आपका करनाल, और इसी वजह से पेरिस ऑफ हरियाणा भी बोला जाता है इसको। और जो हमारे भारत के लगभग 100 शहर हैं जो बिल्कुल साफ़ है, उनमें करनाल का नाम आता ही आता है। सबसे ऊपर कौन सी सिटी रहती है? लगभग आपका मध्य प्रदेश का भोपाल या इंदौर, इन शहरों को ज़्यादा बार देखा गया है कि यह सबसे साफ़ सुथरे शहरों की लिस्ट में आते हैं। ठीक है, देखिए पता नहीं आप इस वीडियो पर कब पहुँचेंगे, लेकिन अभी जो आपका भारत देश है उसका पड़ोसी देश है नेपाल देश, है ना, इसके अंदर अभी दंगे चले हुए हैं। दंगे क्या है, क्योंकि अभी क्वेश्चन भी आपका आ सकता है। एक तो जो इनके मुख्यमंत्री हैं अभी इन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है ओली करके, है ना, तो अभी एक नए मुख्यमंत्री हैं, उनका क्या नाम है, और पुराने मुख्यमंत्री का पूरी डिटेल आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, इसका मैटर क्या है? देखिए जो आपकी सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया जो भी आपकी सोशल साइट्स हैं लाइक यूट्यूब, इंस्टा, फेसबुक, व्हाट्सएप, तो इन सभी को बैन कर दिया था किसने? नेपाल की जो सरकार है उसने। उसके खिलाफ जैन जी, ठीक है, जो जैन जी जनरेशन है, तो उसने क्या किया, उसने बगावत कर दी, आप यह बोल सकते हो, या यह बोल सकते हो कि इसके विरोध में आ गए। लेकिन मैटर सिर्फ सोशल मीडिया नहीं था, मैटर था आपका भ्रष्टाचार भी। ठीक है, भ्रष्टाचार, तो भ्रष्टाचार भी और आपका सोशल मीडिया भी। ठीक है, तो फिर उसमें वो अपना विरोध कर रहे थे, उन पर गोलियां चला दी गई। लगभग 19 छात्र इसमें आपके मरे हैं और बहुत सारे घायल भी हो गए थे। तो इसके बाद आपने न्यूज़ देख ही ली होगी। फिर जो उनकी संसद है, पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट को जलाने का कार्य किया नेपाल के जो लोग हैं जो विद्रोह कर रहे थे। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि, है ना, तो इस वजह से आपको पता होना चाहिए कि जो मोटी मोटी खबरें हैं वह क्या कुछ चली हुई हैं। अभी फ्रांस, आज ही फ्रांस के जो क्या है प्रधानमंत्री, उन्होंने भी अभी इस्तीफ़ा दे दिया। तो चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, दादरी का नामकरण, मतलब ये जो उसका नाम पड़ा है दादरी, इसका क्या मुख्य कारण रहा है? काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है इस प्रकार के। तो मेंढकों की अधिकता के कारण, मतलब कि दादुर बोला जाता है मेंढक को, ठीक है, संस्कृत में। तो क्या है, वहाँ पर मेंढकों की अधिकता थी, तो इस वजह से दादुर से दादरी आपका बन गया, ऐसा बोला जाता है। ओके, अब देखते हैं जो आपका सबसे नया ज़िला है हरियाणा का, चरखी दादरी यानी कि सीडी। तो 2016 में इसका गठन हुआ था, और यह किस ज़िले से अलग हुआ था? भिवानी से। तो अगेन मैं यही बात बोलूँगा कि कौन सा ज़िला किससे अलग हुआ, किस ज़िले से अलग हुआ, और वह किस डेट पर उसका गठन किया गया, यह दो चीज़ें आपको बिल्कुल पता होनी चाहिए। देखिए 2016 में इसका गठन किया गया था, किसका? चरखी दादरी का। ओके, भिवानी से यह अलग किया गया था, और भिवानी आपका 1972 में हिसार से अलग किया गया था, और हिसार आपका 1966 में जो 7 ज़िले बने उनमें से एक ज़िला था, और सबसे बड़ा ज़िला था एरिया में यानी क्षेत्रफल में। इस प्रकार से यदि आप अभी रिलेट करके पढ़ोगे तब आप खुद ही देखोगे कुछ दिन में कि आपको पिछली भी जो डेटा था वह भी आप अच्छे तरीके से रिकॉल कर पा रहे हो और उसको ऐड भी कर पा रहे हो। ठीक है, देखिए ज़िले में किसमें? चरखी दादरी ज़िले में। ओके, यह कौन सा ज़िला बना हमारा? हरियाणा का 22वां। ठीक है, अभी हरियाणा के अंदर हाल फिलहाल 22 ज़िले हैं। ठीक है, तो 22वां कौन सा है? चरखी दादरी। यदि आप बाद में वीडियो देखते हो तो हो सकता है कि तब तक ज़िले बढ़ा भी दिए जाए। तो ज़िले में यानी चरखी दादरी में विधानसभा की 2 सीटें हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कितनी सीटें हैं? 2, और इन दोनों में से एक भी आरक्षित सीट नहीं है। किसकी बात करें? चरखी दादरी की। तो इस वजह से भी यह ज़िला काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस ज़िले की किसी भी अन्य राज्य के साथ सीमा नहीं लगती, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पर कोई अन्य ज़िला नहीं है, कोई अन्य राज्य है। देखिए जब इसका गठन नहीं हुआ था, किसका? सीडी का यानी चरखी दादरी का, तब रोहतक हरियाणा का एकमात्र ऐसा जिला था जिसकी किसी भी अन्य राज्य के साथ सीमा नहीं लगती थी, और इसी वजह से इसको दूसरा हरियाणा का दिल भी बोला जाता था। वैसे रोहतक क्या है आपका? जो आपकी राजनीतिक राजधानी है वह है, और 1966 में इसका गठन हुआ था, यह एक जिला बना था। तो यह क्या था? यह किसी भी अन्य राज्य के साथ सीमा नहीं बनाता था। जैसे कि उस तरफ यूपी, पंजाब और राजस्थान, यह तीनों बड़ी स्टेट हैं, लेकिन किसी भी स्टेट के साथ नहीं लगता था, ना ही उत्तराखंड और ना ही हिमाचल प्रदेश के साथ। लेकिन अब चरखी दादरी हमारा हरियाणा का दूसरा ऐसा ज़िला बन गया है रोहतक के बाद
कि जिसकी किसी भी अन्य राज्य के साथ सीमा साझा नहीं होती। पहला कौन सा है? रोहतक। दूसरा कौन सा है आपका? चरखी दादरी। चरखी दादरी आपका कब इसका गठन किया गया? 2016 में। किससे अलग हुआ था? भिवानी से। वही भिवानी जो कि आपका 1972 में एक जिला बना था, ठीक है, 8वां या 9वां जिला इसको आप बोल सकते हैं, क्योंकि 2 जिले एक साथ बने थे, सोनीपत और भिवानी। तो 1972 में किससे अलग हुआ था? हिसार से। वही हिसार जो कि आपका 1966 में इसका गठन हुआ था एक जिले के रूप में, और आपका सबसे बड़ा था उस टाइम पे एरिया में, ठीक है। इस प्रकार से प्यारे दोस्तों आप भी याद रखने का कार्य करेंगे, ठीक है। यहाँ पर बात हुई है आरक्षित सीटों की। अभी हरियाणा में 90 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें से आपकी 17 सीटें आरक्षित हैं, लेकिन उन 17 आरक्षित सीटों में से आप देख पाओगे 17 आरक्षित सीट, यानी प्रत्येक जिले में एक, तो 17 जिले तो हो गए, लेकिन अभी जिले कितने हैं? 22। तो 5 जिले ऐसे बच जाते हैं जिसके अंदर एक भी आरक्षित सीट नहीं है, जिसमें से आपका चरखी दादरी एक जिला है। तो 5 जिले कौन कौन से हैं? आपको एक ट्रिक करा देता हूँ, देखिएगा 5 जिले आपके कौन कौन से हैं। एक तो आपका जो सबसे नया जिला बना है चरखी दादरी, सीडी लिख देता हूँ मैं, ठीक है। एक वह जिला जो कि आपका जनसंख्या में सबसे छोटा, एरिया में सबसे छोटा है, जनसंख्या में नहीं, एरिया में, तो वह है आपका फरीदाबाद। और एक जो आपका जनसंख्या में सबसे छोटा है वह हो गया आपका पंचकुला। तो 3 जिले तो ये हैं, और एम स्क्वेयर यानी कि महेंद्रगढ़ और आपका मेवात, ठीक है। तो 5 ऐसे ज़िले हैं हरियाणा के अंदर जिसमें एक भी आरक्षित सीट नहीं है। और इसमें खास बात आपको क्या याद रख लेनी है? सीडी और आपका पी यानी पंचकुला, इन दोनों जिलों में सिर्फ 2-2 सीट हैं विधानसभा की। यह भी आपका एक काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट हो जाता है। चरखी दादरी और पंचकुला में आपकी सिर्फ 2-2 विधानसभा की सीट हैं, और उनमें से एक भी आपकी आरक्षित नहीं है। तो इस प्रकार से आप भी याद रखने का कार्य करेंगे। हाँ, यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि किसकी? चरखी दादरी की किसी भी अन्य राज्य के साथ कोई सीमा साझा नहीं करता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला है हमारा प्रश्न, यूनियनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की? काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बहुत बार इस प्रकार के प्रश्न पूछे भी गए हैं। यूनियनिस्ट पार्टी की स्थापना चौधरी छोटू राम ने की थी, ठीक है, और 1923 में इसकी स्थापना की थी। तो दोनों चीज़ इंपॉर्टेंट है, एक आपके डेट भी और एक आपका नाम भी। किसने की थी? सर छोटू राम ने की थी या फिर चौधरी छोटू राम ने की थी, ठीक है। और यूनियनिस्ट पार्टी की स्थापना, क्वेश्चन भी आपको ध्यान से पढ़ लेना है, क्योंकि काफ़ी पार्टियां हैं जिसके आपके स्थापना दिवस पूछे जा सकते हैं। हाँ, यहाँ से पार्टी से एक चीज़ मेरे मन में आई है, क्वेश्चन एक मेरे मन में आया है कि हरियाणा के अंदर, ठीक है, हरियाणा के अंदर वह कौन सा सीएम था जो खुद की पार्टी से सबसे पहले चुनाव जीता? बताइए, हरियाणा का वह सीएम या फिर हरियाणा का वह मुख्यमंत्री जिसने खुद की पार्टी बनाई और वह उसी से सबसे पहले चुनाव जीता? तो अब ध्यान दीजिएगा, हरियाणा का यह मुख्यमंत्री राव वीरेंद्र सिंह, ठीक है, राव वीरेंद्र सिंह। देखिए, राव वीरेंद्र सिंह जब मुख्यमंत्री बने तो उससे पहले यह हमारे विधानसभा के अध्यक्ष थे, और यह हमारे विधानसभा के प्रथम पुरुष अध्यक्ष भी रह चुके हैं, ठीक है। प्रथम आए या फिर मुख्यमंत्री से पहले अध्यक्ष तो भी इन्हीं का नाम रहेगा, राव वीरेंद्र सिंह, ठीक है। तो बात है उस टाइम की जब ये अध्यक्ष थे, और इन्होंने अपनी पार्टी का गठन भी कर लिया था। चुनाव होते हैं और ये चुनाव में जीत जाते हैं, तो यहाँ से इस्तीफा देते हैं और हरियाणा के मुख्यमंत्री बन जाते हैं। कौन? राव वीरेंद्र सिंह। तो राव वीरेंद्र सिंह वह मुख्यमंत्री हैं पहले हरियाणा के, ठीक है, हरियाणा के पहले वह मुख्यमंत्री हैं जो अपनी पार्टी से जिन्होंने जीत दर्ज की है, जीत दर्ज हासिल की है, ठीक है। तो 6 महीने के अंदर यह है इन्होंने पार्टी बना भी ली, और 6 महीने के अंदर यह है वो उनसे चुनाव भी लड़ा और जीत भी गए थे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। इसके ऊपर भी मैंने एक अलग से सेपरेट वीडियो बना रखी है जो हरियाणा के सीएम हैं। हरियाणा के सभी सीएम की तस्वीरें हैं, और जो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जैसे कि उनका बर्थ प्लेस और बर्थ डेट और जो जो उन्होंने मुख्य कार्य किए हैं। चलिए अगला प्रश्न, और आई थिंक यह प्रश्न आपका आ गया, क्वेश्चन शायद यहाँ नहीं डाला है, ठीक है। तो यह है आपका सूरजकुंड का जो मेला लगता है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो चलिए इसको भी जान लेते हैं। देखिए, सूरजकुंड का जो मेला है उसकी शुरुआत कब की गई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी 1987 में। 1987 में सूरजकुंड का पहली बार मेला लगा था। सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला, इस नाम से अभी इसको बोला जाता है। तो 1987 में इसकी शुरुआत हुई थी, और किसके द्वारा हुई थी? हरियाणा पर्यटन विभाग के द्वारा हुई थी। तो आपका आज का कार्य यही है कि आपको बताना है कि हरियाणा पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है, और जो इसके
ब्रांड एम्बेसडर हैं वह कौन कौन है, वह भी आपको बताना है। ठीक है, तो वह कौन है आपके, हेमा मालिनी और धर्मेंद्र। चलिए बता ही देता हूँ। और हरियाणा पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है, क्या 1 सितंबर को मनाया जाता है, या फिर 1 नवंबर को मनाया जाता है, या फिर किसी और डेट को, यह आपका कार्य होगा। यह आपको कमेंट अभी के अभी कमेंट कर दिया करो, क्योंकि मैं भी ईजिली आपको बता पाऊँगा या देख पाऊँगा कि किस कैंडिडेट ने क्या कमेंट किया है, और आपको भी एक डेट पक्की याद हो जाती है। तो 1987 में इसकी शुरुआत की गई थी, किसकी, सूरजकुंड की। ठीक है, अब बात करते हैं कि यह इसका आयोजन कहाँ पर होता है। तो देखिए, जो यह मेला है, यह आपका मेला लगता है फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट में एक गांव है सूरजकुंड, तो उसी में यह मेला लगता है। अंतर्राष्ट्रीय लेवल का यह मेला हो चुका है। कहाँ पर लगता है, फरीदाबाद के अंदर। ठीक है, फरीदाबाद आपका डिस्ट्रिक्ट कब बना था, तो इस डेट को याद रखिएगा, 1979, यानी कि 79। कौन सा है ये, फरीदाबाद। और फरीदाबाद जैसा हरियाणा के अंदर एक और नाम आता है फतेहाबाद। तो फतेहाबाद जब आप लिखेंगे तो जस्ट इसको 79 को 97 कर देना 1997 में। तो फतेहाबाद आए तो 1997 और फरीदाबाद आए तो आपका 1979। तो दोनों जिलों की डेट आपको अच्छी तरीके से याद रख लेनी है। ओके, फरीदाबाद के अंदर एक गांव है सूरजकुंड, जहां पर सूरजकुंड मेले का आयोजन होता है। ओके साहब, अब इसके थोड़ा सा इतिहास के बारे में भी जान लेते हैं, क्योंकि कभी कभार एग्जामिनर इस प्रकार के प्रश्न भी दे देता है। तो इसकी हिस्ट्री देखते हैं। तो इसकी हिस्ट्री है कि सूरजकुंड का इतिहास 10वीं शताब्दी से जुड़ा है। इस जलाशय का निर्माण तोमर वंश के राजा सूरजपाल ने करवाया था। यह क्वेश्चन पूछा भी गया था कि सूरजकुंड का जो जलाशय है या फिर सूरजकुंड का निर्माण किसने करवाया था, तो क्या नाम था, सूरजपाल। और यह किस वंश से संबंधित थे, तोमर वंश से। तो इन्होंने क्या किया है, दिल्ली और उत्तरी भारत के कुछ हिस्सों पर शासन किया है। राजा सूर्यदेव के ये भगत थे। यह भी आपका इंपॉर्टेंट है, इसको भी एक बार थोड़ा सा ध्यान इस पे दे दीजिएगा। अब इसके कुछ खास बिंदु हैं इस मेले के बारे में, तो उनके बारे में जिक्र कर लेते हैं। देखिए, जब इसका आयोजन हुआ सन 1987 में, तब यह अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर नहीं आयोजित किया गया था। ठीक है, लेकिन 2013 में इस मेले को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका दर्जा दे दिया गया था। कब, 2013 में। और 2015 में इस मेले में 20 से ज़्यादा देशों ने हिस्सा लिया था। तो ऐसा पहली बार हुआ था 2015 में। तो यह डेट भी आपको याद रख लेनी है। पहली बार आयोजन हुआ था 1987 में, जो कि हमने ऊपर देख भी लिया। देखिए, अब तक 1987 से और अब 2025 में हम पहुंच चुके हैं। यदि आप वीडियो बाद में देखोगे तब शायद बाद में भी और मेले का आयोजन किया जा चुका हो, लेकिन 2025 तक की अभी मेरे पास डेटा है। तो अब तक सिर्फ एक बार ऐसा हुआ है कि इस मेले का आयोजन नहीं हुआ, तो वह था आपका 2021 में। ड्यू टू कोविड के कारण एक बार इस मेले का आयोजन नहीं हुआ। क्योंकि साहब उस टाइम पे ज़्यादा गैदरिंग अलाउड नहीं थी। तो इस वजह से, क्योंकि यहाँ तो दूसरे देशों से भी, दूसरे राज्यों से भी आर्टिस्ट भी आते हैं, और वैसे एक जिसको देखने के लिए भी पब्लिक गैदरिंग होती है। तो इस वजह से जब की बार आयोजन हुआ है वह था आपका 38वां सूरजकुंड जो मेला है। ठीक है, तो अब की बारी है 7 फरवरी से और 23 फरवरी के बीच में इस मेले का आयोजन हुआ है। ओके साहब, कहाँ पर हुआ, फरीदाबाद में हुआ। क्वेश्चन आपका बन सकता है कि कौन सा देश सहभागी था, कौन सा राज्य सहभागी था। तो इस मेले में बिम्स्टेक देशों ने भागीदारी ली। अच्छा, बिम्स्टेक क्या है कि बिम्स्टेक एक ग्रुप है, कितने, 7 देशों का एक अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग संगठन है। ग्रुप बोल सकते हैं या फिर आप एक संगठन बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें 5 दक्षिणी एशिया के देश और 2 दक्षिण पूर्व एशिया के देश हैं। कौन कौन से देश हैं, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, इसमें ये देश हैं। ठीक है, तो यह देश अब की बार हमारे क्या थे, सहयोगी देश बने हैं। इसके बाद इसमें और क्या खास बात है, चलिए, हाँ, यह क्वेश्चन हमारा यहाँ पर हो जाता है कंप्लीट। ठीक है, काफ़ी एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था जिसके ऊपर हमने काफ़ी अच्छी तरीके से बात की है। चलिए, अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्यारे दोस्तों हमारा, राज्य में भाखड़ा प्रणाली के अंतर्गत कितनी नहरें आती हैं। तो 522 ऐसी नहरें हैं। छोटी बड़ी नहरों के बारे में बात कर रहे हैं। वैसे तो एक बहुत बड़ी नहर है हरियाणा के अंदर, कौन सी है, जो कि आपकी नदी से निकाली गई है, यमुना नदी से। पश्चिमी आपकी जो यमुना है, और एक पूर्व आपका उत्तर प्रदेश की तरफ आपकी चली जाती है पूर्वी यमुना, और इस तरफ आ जाती है आपकी पश्चिमी यमुना। ठीक है, तो इसमें छोटी नहरें भी इंक्लूड हैं और बड़ी नहरें भी इंक्लूड है। कितनी हैं कुल मिलाकर, 522।
अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? 1974 में इसकी स्थापना करने का कार्य किया गया था। ओके साहब, जो इसका मुख्य कार्य है, अब सीधी सी बात है, जब प्रदूषण नियंत्रण है तो सीधी सी बात है कि प्रदूषण को रोकना है, लेकिन कौन सा प्रदूषण? ध्यान दीजिए, उद्योग धंधे हैं जो आपके और स्थानीय निकाय, उनका जो अवशिष्ट पदार्थ होते हैं, जो अवशिष्ट होता है, उसको रोकना और पर्यावरण को साफ सुथरा बनाए रखना, इसका मुख्य कार्य है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1974 के अंदर हुई थी। बस यह दो बातें आप याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा, नीम वाटिका कहाँ पर है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका, नीम वाटिका। ठीक है, नीम वाटिका आपकी कहाँ पर है? नीम वाटिका आपकी रोहतक में रहेगी। ठीक है, नीम वाटिका आपकी कहाँ पर है? रोहतक में रहेगी। ठीक है साहब, लेकिन नीम साहिब गुरुद्वारा, नीम वाटिका है तो आपका रोहतक, लेकिन नीम साहिब आपका गुरुद्वारा है तो आपका क्या रहेगा? कैथल रहेगा। किलोई हर्बल पार्क आपका रहेगा सोनीपत के अंदर। देखिए, एक किलोई विधानसभा की सीट भी है ना, किलोई विधानसभा की सीट भी है जहाँ से आपके भूपेंद्र सिंह हुड्डा मोस्टली चुनाव लड़ते हैं। ठीक है, वह कहाँ पर आ जाती है? वह आ जाती है आपकी डिस्ट्रिक्ट रोहतक के अंदर, लेकिन किलोई हर्बल पार्क आपका रहेगा आपका सोनीपत के अंदर। अच्छा, विल्वा वाटिका आपकी रहेगी पानीपत के अंदर, अशोक वाटिका आपकी रहेगी करनाल के अंदर, और आपका इंद्री हर्बल पार्क रहेगा करनाल के अंदर, और आपकी इंद्री एक विधानसभा की सीट भी है। ओके, चलिए अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा रोडवेज इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन की स्थापना कब हुई? तो 1987 में। और 1987 अभी हमने ऊपरी भी देखा था इसी वीडियो में कि 1987 में आपका जो सूरजकुंड का मेला है उसकी शुरुआत हुई थी। तो इस प्रकार से आप रिलेट करके पढ़ने की कोशिश किया करो। तो यह एक कंपनीज एक्ट 1956 के अंतर्गत इसकी स्थापना की गई थी, रोडवेज इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन की। अगला प्रश्न हमारा, किशोरी महल कहाँ पर है? तो यह कहाँ पर आपका होडल, और होडल आपका कहाँ पर है? देखिए, होडल होडल फरीदाबाद में है क्या? ठीक है, आई थिंक यहाँ पर मिस्टेक हो गई है। ठीक है, आप पलवल, तो क्या यहाँ पलवल आएगा? ठीक है, एक बार इसको देखिएगा आप, आई थिंक यहाँ पर पलवल आना चाहिए। ठीक है, कभी कभार मिस्टेक हो जाती है, या फिर फरीदाबाद आएगा, आई थिंक उसका पलवल आएगा। हाँ जी प्यारे दोस्तों, तो यह फरीदाबाद में नहीं आएगा, आपका होडल आएगा आपका पलवल के अंदर। और यहाँ पर एक ख़ास चीज़ क्या है, एक डबचिक करके एक आपकी झील है, वह आपकी पलवल होडल में रहेगी, इस वजह से मेरे को ध्यान है। और यह है आपका दिल्ली से लगभग 90 किलोमीटर के आसपास इसका एरिया रहेगा। और आपका NH49 NH आई थिंक उस पे NH2 पे है ये होडल, है ना। तो इस प्रकार से आप याद रखने की कोशिश किया करो। इस महल का कौन से किशोरी महल का निर्माण 1754 से 1764 लगभग 10 साल तक इसका कार्य चलता रहा। तो राजा सूरजमल ने अपनी धर्म पत्नी के नाम पर करवाया था। किसका? किशोरी महल का। अब क्वेश्चन आपका यह आ सकता है कि सूरजमल राजा ने अपनी धर्म पत्नी के नाम पर किस महल का निर्माण करवाया? किशोरी महल कहाँ पर है? होडल पलवल के अंदर। ओके साहब, कब इसका निर्माण हुआ? 1754 से 1764 तक। यहाँ पर कहाँ पर? होडल में क्या है? एक 12 खंबा छतरी भी है, यह इंपॉर्टेंट है आपका, इसको भी थोड़ा अच्छी तरीके से आप याद रखने की कोशिश कीजिएगा। तो शाम की बारादरी कहाँ पर है? तो पृथ्वीराज की कचहरी भी कहा जाता है किसको? तो शाम की बरादरी को या बारादरी को। ठीक है, इसको पृथ्वीराज की कचहरी भी कहा जाता है। इस बरादरी में एक भी चौखट का निर्माण नहीं किया गया, इसमें 12 द्वार हैं, चौखट नहीं बनाई गई, इसमें चौखट नहीं लगाई गई है, लेकिन इसमें द्वार कितने हैं? इसमें 12 हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप याद रखने का कार्य करेंगे। किशोरी महल देख लिया, अब बात करते हैं जल महल की। तो आपका जल महल कहाँ पर रहेगा? नारनौल कहाँ पर है? महेंद्रगढ़, जिसके ऊपर आई थिंक हमारा पहला ही प्रश्न था, जिसके ऊपर हमने काफ़ी, जो एक ऋषि थे पिलाद ऋषि, उसके ऊपर हमने काफ़ी अच्छे तरीके से बहुत सारे फैक्ट जान लिए थे। तो 1591 में इसका जल महल का निर्माण हुआ था। तत्कालिक यानी कि उस टाइम पर जागीरदार थे कुली खां, उन्होंने इसका निर्माण करवाया था। किसका? जल महल का। 1591 में इसका निर्माण हुआ था। अब बात करते हैं हम अगले प्रश्न पर, चंडीगढ़ शहर का वास्तुकार किसने किया या फिर किसने दिया? तो ली कार्बुजियर, फ्रांस से यह संबंधित थे, और अभी हाल फिलहाल में फ्रांस के जो PM हैं उन्होंने भी इस्तीफा देने का कार्य किया है। चंडीगढ़ में उच्च न्यायालय का डिजाइन भी इन्होंने दिया था। एक खुला हस्त स्मारक, यदि आपने देखा है कि 2 हाथ हैं जो कि खुले हैं, उसका भी डिजाइन इन्होंने देने का कार्य किया था। विधानसभा का डिज़ाइन भी इन्होंने देने का कार्य किया था। उच्च न्यायालय का जो डिज़ाइन है, यानी जो चंडीगढ़ है, जो उसके अंदर जो सभी लगभग चीज़ें हैं, तो उनका
जो डिज़ाइन है इसी ने दिया, किसी ने, ली कार्बूजियर ने। कहाँ से थे? फ्रांस से थे। ओके साहब, दो बातें और आपको हमेशा याद रखनी है कि जो चंडीगढ़ है वह किसके सपनों का शहर है। तो ध्यान रखिएगा, हमारे देश के दो व्यक्ति, एक तो थे आपके फर्स्ट पीएम, कौन थे बताइए? पंडित जवाहरलाल नेहरू, और एक थे हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट यानी कि आपके राष्ट्रपति। तो यह दोनों व्यक्ति आप याद रखिएगा। तो जो हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट, जो हमारे फर्स्ट पीएम थे यानी कि प्राइम मिनिस्टर, हमारे प्रधानमंत्री, उन्होंने सपना देखा था चंडीगढ़ शहर को बसाने का। तो इस वजह से चंडीगढ़ को हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के सपनों का शहर कहा जाता है। दूसरा कौन था? फर्स्ट प्रेसिडेंट, यह कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इन्होंने सपना देखा फरीदाबाद को बसाने का, फरीदाबाद, ठीक है। तो इस वजह से फरीदाबाद को हमारे जो फर्स्ट प्रेसिडेंट रहे हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उसके सपनों का शहर भी बोला जाता है। तो दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। और हाँ, जो अब तक हमारे जितने भी पीएम हुए हैं सबसे लंबा कार्यकाल उन्हीं का रहा है, जो कि पहले ही व्यक्ति थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। दूसरी बात, जो हमारे अब तक जितने भी राष्ट्रपति हुए हैं उनमें सबसे लंबा कार्यकाल इन्हीं का रहा, जो हमारे पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इन दोनों चीज़ों को याद रखने का कार्य करेंगे। चलिए अगला प्रश्न, हरियाणा का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा है? तो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय है। स्थापना कब हुई थी साहब? इसकी स्थापना हुई थी 1956 में। अच्छा, इसकी नींव रखने का कार्य किया था देश के प्रथम राष्ट्रपति, जिसके ऊपर हमने ऊपर बात भी की है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो 1956 में इसकी नींव रखी गई थी किसी? कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की। सबसे पुराना है, ठीक है साहब। NEP लागू करने वाला, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, इसको बहुत सारे लोग न्यू एजुकेशन पॉलिसी बोलते हैं 2020। इसको लागू करने का कार्य भी किसने किया? प्रदेश में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय। तो इसमें भी है प्रथम बन जाता है। और सबसे पहला विश्वविद्यालय जिसके अंदर जो कैशलेस यूनिवर्सिटी है, तो वह कौन सा आपका हो गया? कुरुक्षेत्र। तो 3 फैक्ट, एक तो कैशलेस तब भी कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, NEP 2020 लागू करने वाला वह भी आपका कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, और आपका सबसे प्राचीन या सबसे पहला हरियाणा के अंदर या प्रदेश के अंदर विश्वविद्यालय, तब भी आपका क्या रहेगा? कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय। तो आपका यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए मैंने बात की है आपका NEP 2020। ओके साहब, NEP कुछ लोग बोलते हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी, लेकिन एक्चुअल में यह है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। ठीक है साहब, यह क्या हो गया 2020? ऐसा क्यों लिखना पड़ा? क्या इससे पहले कुछ पॉलिसीज आ चुके हैं? हाँ, यह हमारी तीसरी पॉलिसी है। इससे पहले 2 पॉलिसी हमारे पास पहले ही आ चुके हैं। एक तो 1968 और एक 68 को आप पलट देंगे, क्या हो गया? 86। तो पहले आई थी 1968 में, दूसरी आपकी 1986 में, और तीसरी आपकी जो एजुकेशन पॉलिसी है 2020 में आई है, 2020 में। क्या अब यह प्रॉपर तरीके से लागू हो गई है? नहीं, यह अभी लागू हो रही है, क्योंकि 2020 में आई थी, फिर आपका कोविड के कारण 1-2 सेशन आपका वैसे ही निकल गया, और उसके बाद इसके अंदर जो चीज़ें थी अप्लाई करनी थी वो नहीं हो पाई अब तक 2026 आने वाला है, लेकिन अब तक यह बहुत कम जगह लागू हुई है, लेकिन हाँ अब यह लागू हो रही है 2020। ठीक है, जो आपकी एजुकेशन पॉलिसी है। अगला प्रश्न, भिवानी का एरिया यानी कि क्षेत्रफल कितना है? तो आपका 3408 वर्ग किलोमीटर रहेगा। इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपका एरिया, जनसंख्या घनत्व प्रति व्यक्ति है, यह पूछे जाते हैं। यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला आपका महेंद्रगढ़ का एरिया रहेगा आपका 1899। ठीक है, दोनों आपको एरिया ध्यान रख लेने हैं। भिवानी का आपका 3408 और आपका महेंद्रगढ़ का 1899। इसका मतलब एक बात तो साफ हो गया कि भिवानी बड़ा है और आपका महेंद्रगढ़ छोटा है। बस यह बात आप ये ध्यान रखिएगा। हरियाणा का प्रथम कॉलेज, मैंने पूछा था हरियाणा की प्रथम यूनिवर्सिटी, तो वह कौन सी थी? KUK, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। लेकिन हरियाणा का प्रथम आपका कॉलेज कौन सा हो गया? रोहतक में खोला गया था 1926 में। कहाँ खुला था आपका? रोहतक में। ठीक है, कब? 1926 में। ठीक है, क्या कोई इसका कमेंट करके मुझे नाम बता देगा? क्योंकि मैंने बहुत बार आपको यह करवा भी रखा है, और पावर हाउस पर यह कॉलेज है। 26-27 की डेट में यह खोला गया था, और बाद में इसको एक यूनिवर्सिटी से भी जोड़ा गया था अप्रोक्स 43-44 के आसपास, 1943-44 के आसपास। तो क्या कोई इसका मुझे कमेंट में इसका नाम बता देगा? और यह आपका जो पावर हाउस है रोहतक में, उसके ठीक बिल्कुल सामने है। चलिए अगला प्रश्न हम देखिए, यहाँ पर बात हुई थी आपकी रोहतक की। तो रोहतक आपका एक जिला भी है, जो कि 1966 में ही जिले का इसका गठन हो गया था, और 1966 में ही एक प्रशासनिक मंडल भी इसको बना दिया गया था। लेकिन आपका क्वेश्चन क्या आएगा? हरियाणा के अंदर अभी कितने मंडल हैं? 6। तो इन 6 मंडलों में से
जिस मंडल के अंदर सबसे ज़्यादा ज़िले हैं तो वह है आपका रोहतक। कितने ज़िले हैं प्यारे दोस्तों इसके अंदर? 5 ज़िले। ठीक है, 5 ज़िले आपके कौन कौन से हैं? एक तो रोहतक खुद ही हो गया, दूसरा इसका सोनीपत, ठीक है, और तीसरा आपका झज्जर, चौथा भिवानी और पांचवा जो हमारा सबसे नया ज़िला है 2016 में जिसको बनाने का कार्य किया गया, भिवानी से अलग हुआ था जो, वह कौन सा हो गया आपका? सीधी यानी कि चरखी दादरी। तो 5 ज़िले हैं इस मंडल के अंदर, तो इस वजह से भी आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैंने आपको ऊपर करवा भी दिया था एक प्रश्न, कौन सा? कि रोहतक को आपका हरियाणा की राजनीतिक राजधानी भी कहा जाता है, तो यह भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। हरियाणा की आर्थिक राजधानी आपका हो जाएगा जी फॉर गुरुग्राम, और आपका हरियाणा की राजधानी हो जाएगा आपका चंडीगढ़। ठीक है, तो ये तीनों राजधानी आपको अच्छे तरीके से याद रख लेनी है। चलिए अगला प्रश्न, लाल पीले धागे वाली खद्दर की ओढ़ने को क्या कहते हैं? तो दुकानिया, दुकनिया या दुकानिया कहते हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है यह भी, इसको भी आप याद रखने का कार्य करेंगे। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न, राज्य में रेलवे गैरेज कहाँ पर है? तो अंबाला में है। ठीक है, अंबाला में है। क्या रेलवे गैरेज की बात की गई है? यहाँ पर बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे? यमुनानगर पर क्लिक कर देंगे या फिर आपका रेवाड़ी पर क्लिक कर देंगे, क्योंकि सबसे बड़ा जंक्शन कहाँ पर है? आपका रेवाड़ी में है। ठीक है, तो हमने यही देखा है कि सबसे बड़ा जंक्शन कहाँ, लेकिन हाँ यदि इसकी पूछ ले कि इसकी वर्कशॉप कहाँ पे है रेलवे की, तब आपका क्या रहेगा? यमुनानगर। ठीक है, और यदि आपसे पूछ ले कि रेलवे म्यूजियम कहाँ पर रहेगा, तब आपका रेवाड़ी। 3 डिस्ट्रिक्ट 4 क्वेश्चन, दोबारा करवा देता हूँ। गैरेज पूछ ले तब आपका अम्बाला। ठीक है, गैरेज कहाँ पर आपका? अम्बाला। वर्कशॉप पूछ ले तब आपकी यमुनानगर, और सबसे बड़ा आपका जंक्शन पूछ ले आपका रेवाड़ी, और इसका म्यूजियम पूछ ले तब भी आपका रेवाड़ी। 3 डिस्ट्रिक्ट 4 प्रश्न, काफ़ी अच्छे तरीके से आपको यह है याद रख लेने हैं। अगला प्रश्न, चूना कहाँ पाया जाता है? तो रोहतक, और रोहतक के ऊपर अभी हमने कुछ बात कर भी ली थी, तो रोहतक में पाया जाता है आपका चूना। आप कमेंट करके मुझे थोड़ा बता दिया करो कि आपको किस टाइप की वीडियो चाहिए है। जैसे कि अभी यह एक चूना पाया जाता है कहाँ पर? रोहतक में। यदि आप कहोगे कि सर आप हमें एक वीडियो ऐसे करवा दो कि जहाँ पर कहाँ पर चूना, चूना पत्थर, कहाँ पर कौन सा जो तमाम प्रकार की चीज़ें हैं वह पाई जाती हैं, किस ज़िले में क्या चीज़ें सबसे अधिक होती हैं। जैसे सिरसा में सबसे ज़्यादा गेहूं होती है, गायें सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं, आंवला होता है, कपास होती है, कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र में बासमती चावल सबसे ज़्यादा होती है, आपका कुरुक्षेत्र में आलू होता है। तो इस प्रकार से एक वीडियो आपकी यह भी बनाई जा सकती है, और एक जितने मिनरल्स हैं आपकी तो वह उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाई जा सकती है। लेकिन इफ़ यू वांट, यदि आप चाहते हो तो। अगला प्रश्न हमारा, चामुंडा देवी का मंदिर कहाँ पर है? तो आपका नारनौल के अंदर रहेगा, और नारनौल अगेन वही आपका महेंद्रगढ़, महेंद्रगढ़ के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके ऊपर हमने बात भी की थी। अगला प्रश्न हमारा, करनाल का एरिया कितना है? तो 2520 वर्ग किलोमीटर रहेगा। तो एरिया भी आपको देखिए, एरिया वैसे आपको याद नहीं होगा, एरिया कैसे याद होगा? आपको लिखने ही पड़ेंगे। लिख कर आपको यह देखना पड़ेगा कि कौन सा किस ज़िले से बड़ा है। जैसे कि आपका भिवानी का था 3400 कुछ था, ठीक है, फिर हमने महेंद्रगढ़ का देखा था 1899, अब हमने करनाल का देख लिया 2500। अब आप खुद एक बात बता दोगे कि सबसे बड़ा कौन सा है इन तीनों में? तो भिवानी, उसके बाद आपका करनाल, और उसके बाद आपका महेंद्रगढ़। तो इस प्रकार से आपको भी लिख कर देखने पड़ेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट, गौकर्ण तालाब कहाँ पर है? एक है एक है आपका, ये तो हो गया आपका गौकर्ण का तालाब, एक है आपका कर्ण नगरी, तो वह रहेगा आपका करनाल, और एक है आपका कर्ण का टीला, कर्ण का टीला, तो वह रहेगा आपका KKR यानी कि कुरुक्षेत्र। तो कर्ण का टीला आपका कुरुक्षेत्र, और आपका कर्ण नगरी करनाल, और आपका गौकर्ण का तालाब आपका रोहतक। ठीक है, हाँ, कुछ बच्चे बता रहे थे कि साहब जो आपका कर्ण का टीला है वह करनाल में भी दिखा रहा है, तो चलिए मैं इसको देख लेता हूँ कि करनाल भी दिखा रहा है क्या। ठीक है, राइट आंसर क्या दिया है, तो इसको अभी हम छोड़ देते हैं। ठीक है, जो हमने कुरुक्षेत्र बताया है इसको हम अभी सस्पेंस में रखते हैं, और उसके बाद आपका जो राइट आंसर है वह मैं अगली वीडियो में बता दूंगा। चलिए अगला प्रश्न आपका, सोहना का किला किस शताब्दी में बनाया गया था? तो आपका 18वीं शताब्दी में इसको बनाने का कार्य किया गया था, किसका? सोहना का। अगला, सहारा वैली कहाँ पर है? हाँ, सोहना में एक जो आपकी कार रैली होती है वह आपका यहाँ पर रहेगा, क्योंकि वैली से मुझे रैली याद आ गया। सहारा वैली आपके गुरुग्राम में है, और वही गुरुग्राम जिसका नाम 2016 में गुड़गांव से गुरुग्राम कर दिया गया था, गुरु द्रोणाचार्य के नाम पर। ठीक है, गुरुग्राम यानी कि गुरु का ग्राम, इस प्रकार से आप याद इसको रख सकते हैं। अगला प्रश्न हमारा,
कि गुरुग्राम का एरिया कितना है, तो 1258। तो अब तक हमने 4 डिस्ट्रिक्टों के, 4 ज़िलों के जो एरिया है उसके ऊपर हमने बात की है। प्रॉपर आपको ना भी याद रहे कोई बात नहीं, लेकिन समथिंग समथिंग आपको याद रहना चाहिए। गुरुग्राम का हमने देखा 1200, हमने महेंद्रगढ़ का देखा था 1899, ठीक है 1899। हमने भिवानी का देखा था 3400 से ऊपर था, 3400 प्लस। और हमने एक और देखा था, कौन सा था आपका, करनाल का 2520। तो अब आप देखिए कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा। इस प्रकार से यदि आप 2-3 बार लिख लिख कर आप देखेंगे तो आपको खुद ही याद हो जाएगा। अगला प्रश्न, हाँ आपका गुरुग्राम है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दमदमा झील यहीं पर है आपका, कहाँ पर आपका, गुरुग्राम के अंदर, जो कि आपका बहुत बार पूछा भी गया है। 1966 में यह एक जिला बना था और 1966 में ही यह एक आपका प्रशासनिक मंडल भी बन गया था। हरियाणा की आर्थिक राजधानी किसको बोला जाता है, गुरुग्राम को बोला जाता है। तो इस वजह से भी यह काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो दिल्ली है उसको फरीदाबाद, गुरुग्राम, झज्जर और सोनीपत, हरियाणा के 4 ज़िले लगते हैं, जिसमें से गुरुग्राम भी एक ज़िला है। जो मेट्रो है, मेट्रो आपका दिल्ली से गुरुग्राम को जोड़ने का कार्य करती है, और तो बहादुरगढ़ यानी कि झज्जर डिस्ट्रिक्ट में भी प्रवेश कर चुकी है, ठीक है। अब सोनीपत की तरफ भी आने वाली है, तो मेट्रो से भी यह जुड़ जाता है। अगला प्रश्न हमारा सिल्वर फाइबर संबंधित है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। किससे है, या कपास से संबंधित है। और आपकी कपास हरियाणा में सबसे ज़्यादा किस ज़िले में होती है, सिरसा ज़िले में होती है। सिरसा ज़िले का आपका गठन कब हुआ था साहब, 1975 में हुआ था, ठीक है। 1975 में इसका गठन हुआ था, किसका, सिरसा का। डांगी लोक नृत्य किस प्रदेश का लोक नृत्य है, तो आपका हिमाचल प्रदेश का यह एक लोक नृत्य है, डांगी। यहाँ पर ऑप्शन में हरियाणा भी डाल देगा और हम सोचेंगे कि भाई हम हरियाणा से हैं तो हरियाणा के ही प्रश्न पूछे गए हैं। तो आपको हरियाणा के जितने भी लोक नृत्य हैं और जितने आभूषण पहनावे हैं, यह तो आपको उंगलियों पर याद होने चाहिए, यानी कि यहाँ से आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। गुड़गांव से गुरुग्राम जो नाम बदला था, मैंने अभी ऊपर बताया भी था कि 2016 में इसको बदलने का कार्य किया गया था। अगला प्रश्न, हर राज्य में एक विधानसभा होगी, यह ऐसा किस अनुच्छेद में बोला गया है, तो अनुच्छेद 170 में बोला गया कि एक विधानसभा का गठन होगा या एक विधानसभा होगी। एक होता है आपका विधानमंडल, ठीक है। विधानमंडल जो आपके राज्य बड़े होते हैं, जहाँ पर प्रशासनिक कार्य ज़्यादा होता है, राजनीतिक कार्य आपका ज़्यादा होता है, तो वहाँ पर विधानमंडल बना दी जाती है, ठीक है। तो विधानमंडल आपका उच्च सदन होते हैं और विधानसभा आपका निचला सदन होती है, ठीक है। और उसी प्रकार से जिस प्रकार से आपका राज्यसभा उच्च सदन होता है और आपका लोकसभा आपका निम्न सदन होता है, यानी निचला सदन होता है। लोकसभा को आप भंग कर सकते हैं, लेकिन राज्यसभा को आप भंग नहीं कर सकते। राज्य का जो राज्यसभा है उसका कार्यकाल होता है 6 साल का और लोकसभा का कार्यकाल होता है 5 साल का। जो इसके लोकसभा के व्यक्ति हैं या जो सदस्य हैं उनको हम सांसद बोलते हैं, और सांसद ही हम लोकसभा के सदस्यों को भी बोलते हैं, यानी कि इनको हम इंग्लिश में बोलते हैं एमपी, यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। यानी पार्लियामेंट के यानी कि आपके सदस्य, यानी कि सांसद के यानी संसद के सदस्य, तो उनको बोलते हैं हम सांसद। इसका लोकसभा का कार्यकाल 5 साल, इसका 6 साल। जो राज्यसभा है उसके हर एक 2 वर्ष में आपका 1/3 सदस्य आपके क्या हो जाते हैं, रिटायर्ड या बाहर, उनका कार्यकाल पूरा हो जाता है, ठीक है साहब। जो आपका लोकसभा है उसके लिए आपको न्यूनतम उम्र चाहिए, यानी कम से कम आपको उसका सदस्य बनने के लिए आपकी उम्र होनी चाहिए 25 साल, और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आपकी उम्र होनी चाहिए 30 साल। देश का राष्ट्रपति बनने के लिए या फिर किसी भी राज्य का राज्यपाल बनने के लिए आपकी उम्र होनी चाहिए 35 साल, ठीक है साहब। गाँव का सरपंच बनने के लिए आपकी उम्र होनी चाहिए 21 साल, और वोट डालने के लिए आपकी उम्र होनी चाहिए 18 साल। तो 3-4 फैक्ट्स आएंगे। आप इसी प्रकार से जब भी आप पढ़ने के लिए बैठो तो इस प्रकार से, या तो आप आपकी डायरी के अंदर, नोटबुक के अंदर, जहाँ पर भी आप पढ़ते हो, चीज़ें राइट डाउन करते हो, उनको इसी प्रकार से रिकॉल करने की कोशिश किया करो कि आपको ज़्यादा टाइम भी ना लगे और पिछली चीज़ें भी आपको आसानी से याद हो जाए। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सीमेंट बनाने के पत्थर हमें कहाँ से मिले हैं हरियाणा के अंदर, तो शिवालिक। एक है अरावली, दूसरा है शिवालिक। तो जो शिवालिक है वह है हमारा उत्तर की तरफ, यानी कि आपका पंचकूला, यमुनानगर उस तरफ का जो एरिया है, इनफैक्ट पंचकूला की तरफ। जो आपका अरावली है, अरावली पर्वतमाला या अरावली जो आपकी रेंज है वह कहाँ पर है, आपकी महेंद्रगढ़ की तरफ, यानी कि साउथ की तरफ, यानी कि नीचे की तरफ। याद कैसे रखें, देखिए आ से स्टार्ट है। आ वैसे तो फर्स्ट अक्षर होता है, लेकिन इसको हम उल्टा कर देंगे, यानी कि अब यह सबसे आखिर में आएगा, और दूसरा कौन सा बच गया, सा, यानी यह तो दूसरी पहाड़ी है, तो यह ऊपर ही आएंगे, क्योंकि हरियाणा में 2 ही जगह मुख्य पहाड़ियाँ हैं। कहाँ पर, एक अरावली और दूसरा आपका शिवालिक।
वैसे तो हरियाणा में जो तोसाम है जो कि आपका भिवानी डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, तो वहाँ पर भी पहाड़ियाँ हैं, लेकिन वहाँ पर आपकी डायरेक्ट पूछा जाता है कि तोसाम की पहाड़ियाँ कहाँ पर है। HR48 व्हीकल नंबर है ना। अगला प्रश्न हमारा प्यारे दोस्तों, राज्य का उत्तरी गांव कौन सा है? तो शाहपुर। दक्षिणी पूछ ले, दा दक्षिण दा दोहा, तो दोहा रहेगा। पूर्वी का सबको पता है ही है, क्योंकि बहुत बार जिक्र करते हैं कि जो यमुनानगर का ताजा वाला है वहाँ से आपकी यमुना नदी प्रवेश करती है और भी कई नदियाँ आती हैं, तो यह तो सबको आई थिंक पता ही होगा। पश्चिमी गांव जो कि आपका सिरसा डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, इसका भी सबको पता ही होगा। यह कौन सा आपका चौटाला। और इस गांव का राजनीति से, हरियाणा की राजनीति से काफ़ी बहुत गहरा संबंध रहा है। और हरियाणा में इन्होंने देश के उप प्रधानमंत्री, प्रदेश के मुख्यमंत्री और प्रदेश के डिप्टी CM, तो जो बड़ी बड़ी पोस्ट हैं, बड़े बड़े पद हैं, वह देने का कार्य किया है इस गांव ने। किसने? चौटाला गांव ने। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। राज्य में शूटिंग के लिए अकादमी कहाँ पर है? जो शूटिंग खेल है उसकी एकेडमी कहाँ पर है? फरीदाबाद के अंदर है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है वही फरीदाबाद, जिसके ऊपर दोबारा बता देता हूँ कि 1979 में इसकी स्थापना हुई थी। फतेहाबाद कर देते, तो इन दोनों डिजिट को घुमा देना, आपका 9 पहले आएगा 7 बाद में, यानी कि 1997। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं फरीदाबाद। ठीक है। फरीदाबाद के अंदर जब भारत आज़ाद हुआ उसी टाइम पे सन 1947 में एक झील इसका बनाने का कार्य किया गया था, बड़खल झील। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, दीपा मलिक का संबंध किस खेल से है? तो शॉट पुट खेल से है। किसका संबंध? दीपा मलिक का। अच्छा, एक है साक्षी मलिक, उसका खेल किस संबंध से है? कुश्ती से है। ठीक है। और वह आई थिंक 2016 में आपके जो रियो ओलंपिक हुए थे उसमें वह पदक भी लेकर आई थी। कौन सा मेडल, कौन सा पदक वह लेकर आई थी, यह कमेंट करके आपने बताना है। अगला प्रश्न, मसानी हर्बल पार्क कहाँ पर है? तो रेवाड़ी के अंदर है। अच्छा, रेवाड़ी की स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1979 को, जब हरियाणा में एक साथ 4 जिले बने थे, तो उनमें रेवाड़ी भी एक जिला था। यमुनानगर, कैथल, पानीपत और रेवाड़ी, यह 4 जिले थे, तो रेवाड़ी। ठीक है। अगला प्रश्न, हरियाणा में लौह नगरी आपका कौन सा रहेगा? हिसार रहेगा। और हिसार के ऊपर हम बहुत सारी बातें कर भी चुके हैं, तो ठीक है। और इसी हिसार से आपकी अब की बार जो आपकी विधायक है उनका क्या नाम है? कोई कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। जाट समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो कन्हैया लाल थे। और यह 1889 में इसको बनाने का कार्य किया या छापने का कार्य किया गया था। कहाँ से निकाला गया था यह पत्र आपका, समाचार पत्र आपका? गुरुग्राम से। वही गुरुग्राम जिसके ऊपर हमने कुछ बातें अभी ऊपर की है। चलिए अगला प्रश्न, हरियाणा राज्य सूचना आयोग काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका जो मुख्यालय है वह कहाँ पर है? तो प्यारे दोस्तों चंडीगढ़ के अंदर है। ठीक है। और चंडीगढ़ को हरियाणा और पंजाब दोनों की संयुक्त राजधानी कब बना दिया गया था? 1966 में। ठीक है साहब। इसी के अंदर हमारे बहुत सारे कॉमन कार्य भी होते हैं, जैसे कि हमारे जो हाई कोर्ट है, हमारी राजधानी भी एक है और हमारा हाई कोर्ट भी एक है। तो ऐसा बोला भी गया है कि 2 राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट हो सकता है, जो कि हरियाणा और पंजाब के लिए भी है। ठीक है। और यह एक यूटी भी है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुई? जिसको आप HPSC बोलते हैं, HPSC, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी कि हरियाणा लोक सेवा आयोग 1966 में, जो हरियाणा में A और B ग्रुप की जॉब है उसको निकालने का कार्य करता है आपका यही आयोग, यानी कि HPSC। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? पंचकुला। ठीक है। C और D की आपकी निकालता है HSSC, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जिसकी आप तैयारी कर रहे हो। ग्रुप C और D की यह पोस्ट निकालता है। और HPSC ग्रुप A और B की निकालता है। इसका भी हेडक्वार्टर आपका पंचकुला में रहेगा। HSSC का आपका पंचकुला सेक्टर 2 में रहेगा। 2 या 5, चलो कुछ तो कमेंट करके बता दिया करो। मैं कई बार आपसे इस वजह से पूछ लेता हूँ ताकि आप थोड़ा सा एक्टिव रहो। अदरवाइज तो आपने कान में ईयरबोर्ड या फिर ईयरफोन या ईयरबड लगा लिए होंगे और आप आराम से सुनते जा रहे होंगे, लेकिन आपको थोड़ा एक्टिव भी रहना है। देखिए, कुरु जंगला के नाम से प्रसिद्ध है, तो कुरु कहाँ पर थे? कुरुक्षेत्र में थे। कुरु इनके नाम में भी है। अच्छा, कुरुक्षेत्र आपका 10वां जिला बनाया गया था हरियाणा का, यह बात आपको याद रख लेनी है। और आपका कब बनाया गया था? 23 जनवरी 1973 की एग्जैक्ट वो डेट थी। ठीक है साहब। कुरुक्षेत्र जब भी नाम ध्यान आता है तो मुझे यह बात ध्यान आ जाती है कि कुरुक्षेत्र के अंदर 4 विधानसभा की सीट हैं, पेहवा, शाहबाद, थानेसर और लाडवा। ठीक है। चारों के बारे में यदि हम बात करें तो शाहबाद तो आपकी हो गई आरक्षित सीट। ओके साहब। लाडवा से अब की बार हमारे जो राज्य है हरियाणा
हरियाणा, उसके आपके नायब सिंह सैनी जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने चुनाव लड़ने का कार्य किया था। जो आपके थानेसर हो गए वह इस वजह से इंपॉर्टेंट है क्योंकि कुरुक्षेत्र के खुद के नाम पर कोई विधानसभा सीट ना होकर यह थानेसर के अंडर है। अब बात करते हैं पेहवा की। देखिए पेहवा के बारे में क्या खास बात है, कुरुक्षेत्र जिले के अंदर यह एक विधानसभा सीट है। ओके साहब, इससे पिछली बार जो आपके हॉकी खिलाड़ी थे संदीप सिंह, उन्होंने चुनाव लड़ा था, राज्य मंत्री बनाए गए थे और चुनाव जीत भी लिया था। अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा का राजकीय खेल कौन सा है। यहाँ पर 90% बालक गलत कर देते हैं आपका कबड्डी, क्योंकि कबड्डी पर हमारा हरियाणा का ज़्यादा जोर है। अभी कबड्डी प्रो ली गई है, सब चीज़ें भी चली हुई हैं और हमारे कबड्डी खिलाड़ी बाहर भी खेल कर आते हैं, लेकिन हमारा एक्चुअल में खेल क्या है, कुश्ती। ठीक है, कुश्ती। यदि मैं आपसे पूछ लूँ कि भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है, बताइए। जैसे क्रिकेट ज़्यादा खेलते हैं लेकिन वह नहीं है, क्या है, हॉकी। और कमेंट करके बताना कि अभी भारत ने एक हॉकी में एक टूर्नामेंट जीती है, किस देश को हराया है और वह कौन सी टूर्नामेंट थी। यह कमेंट करके आप साथ साथ में बताते रहा करो, क्योंकि जिसको आएगा वो तो बता देगा, जिसको नहीं आएगा वह उसको भी बेचारे को पता चल जाएगा। और इस प्रकार से वही बोलते हैं ना, जैसे कि 1 रुपया आपके पास है और 1 रुपया आपके दूसरे दोस्त के पास है, यदि आपने दोनों ने एक्सचेंज कर लिया तब भी आपके पास एक ही रुपया रहेगा, उसकी कीमत नहीं बढ़ेगी। चाहे आप आपके पूरे गांव पूरे शहर में 1 रुपये के बदले 1 रुपया ले लो, भाई ये पुराना है मेरे को नया दे दो, या फिर ये रख लो कागज़ का दे दो, जो भी है, तो आप कैसे भी कर लो आपके पास रहेगा 1 रुपया ही। ठीक है, यदि आपके पास एक विचार है और एक विचार आपके दूसरे दोस्त के पास है, यदि आपने इसके साथ वह विचार साझा कर लिया और इसने आपके साथ, तो अब आपके पास भी 2 विचार हैं, इसके पास भी। तो ठीक उसी प्रकार से जितने आपको नॉलेज है आप कमेंट में डाल दिया करो, क्योंकि जिसको नहीं पता उसको भी इस बात का पता लग जाएगा। कोई और डालेगा तो आपको भी कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। जगदीश सिंह किस खेल से संबंधित है, तो मुक्केबाजी से संबंधित है। कौन, जगदीश सिंह। ओके साहब, और जो हमारा बॉक्सिंग हब है वह बोला जाता है आपका भिवानी को। कनुआ का मेला कहाँ पर लगता है, फरीदाबाद। वही फरीदाबाद जिसकी स्थापना आपकी कब हुई थी, 1979 में। फतेहाबाद इसको उल्टा कर दो, 97 कर दो। ठीक है, ऐसे करके आप याद रखने का कार्य करेंगे। राज्य की प्रथम एनसीसी अकादमी आपकी कहाँ पर है, घरोंडा, और घरोंडा आपका कहाँ पर है, करनाल के अंदर है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट यह फैक्ट है। राज्य की प्रथम सौर ऊर्जा रेल कब चली, तो 2017 में। और कहाँ से, दिल्ली से फर्रुखनगर आपका कहाँ पर है, गुरुग्राम। और गुरुग्राम के अंदर एक आपकी विधानसभा की सीट है बादशाहपुर, और बादशाहपुर हरियाणा में जितने भी विधानसभा की सीटें हैं कितनी हैं, 90। तो उन 90 में से जनसंख्या में सबसे बड़ी आपकी सीट कौन सी है, गुरुग्राम, और गुरुग्राम का बादशाहपुर। ठीक है, चलिए। सघन पशुधन की शुरुआत कब और कहाँ से हुई, तो 1972 में हुई थी। कहाँ से, भिवानी से। बस यह ध्यान रखिएगा कि 1972 में ही भिवानी एक नया जिला बना था, तो वही सेम डेट है। अगला प्रश्न हमारा, साहिबी नदी हरियाणा में कहाँ से प्रवेश करती है, तो साउथ की नदी है ये, रेवाड़ी से प्रवेश करती है। रेवाड़ी, गुरुग्राम और झज्जर, इन 3 जिलों में यह जल प्रवाहित करती है। तरासे हुए पत्थर किसका उपन्यास है, तो हेमराज निर्गम का उपन्यास है। उपन्यास का भी आपका एक प्रश्न आता ही आता है। यदि आप बोलोगे तो जितने भी उपन्यास, समाचार पत्र, पत्रिकाएं हैं, इसके ऊपर एक बहुत ही प्यारा लेक्चर मैं आपको बनाकर डिलीवर कर दूंगा यदि आप बोलोगे तो। रामदास स्टेडियम कहाँ पर है, अर्जुन स्टेडियम पूछा गया था, चौधरी देवीलाल स्टेडियम पूछा गया था। तो इस प्रकार के आपके स्टेडियम काफ़ी पूछे जाते हैं। अर्जुन स्टेडियम आपका जींद में रहेगा और चौधरी देवीलाल आपका कहाँ पर रहेगा, पंचकूला में रहेगा। ठीक है, और रामदास आपका कहाँ पर रहेगा, महेंद्रगढ़ में। याद कैसे रखोगे, देखिए राम, ठीक है, भगवान का नाम है, मेहर करो, है ना, मेहर करना, तो महेंद्रगढ़। अगला प्रश्न आपका, खुम्बी उत्पादन में कौन सा जिला सबसे आगे, तो सोनीपत जो जिला है हरियाणा का। अच्छा, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1972 में हुई थी। अच्छा, यहीं से सोनीपत साइकिल, तो साइकिल एटलस के काफ़ी फेमस है जो कि आपका सोनीपत के हैं। देखिए जो हमारा खुम्बी है, खुम्बी उत्पादन में सिर्फ राज्य में सबसे आगे नहीं है ये, यह पूरे देश में, प्रदेश में सबसे आगे है। सर्वाधिक गुलाब का फूल जो है कहाँ पर पाया जाता है, पानीपत में। ऐसे बोलते हैं कि गुलाब, ठीक है, कहाँ पर पाया जाता है, पानीपत के अंदर पाया जाता है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। गुलाब कहाँ पर आपका, पानीपत में। एक 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 आपकी इसमें किस्म भी है, ग्लोडिलस, इस प्रकार से एक फूल है, वह सबसे ज़्यादा हरियाणा में कहाँ पर पाया जाता है, उसको आप कमेंट करके मुझे बताएंगे। अगला प्रश्न हमारा, अयोध्या गणराज्य की मोहरें कहाँ से मिली हैं, तो औरंगाबाद से मिली हैं अयोध्या गणराज्य की मोहरें। इब्राहिम सूरी का मकबरा आपका नारनौल के आज काफ़ी सारे प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, तो चलिए प्यारे दोस्तों, आज का हमारा जो लेक्चर है वह होता है यहीं पर कंप्लीट।
ठीक है। द टीचर्स हरियाणा पर आपने यह पूरा लेक्चर देखने का कार्य किया है। आई होप कि काफ़ी अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैं आपको कभी बीच में यह नहीं बोलता कि आप लाइक कर दो, वीडियो को आप शेयर कर दो, या इस प्रकार की बातें मैं आपको कभी नहीं बोलता, क्योंकि मेरा जस्ट एक ही मोटिव रहता है कि मैं कंटेंट पर अच्छे तरीके से कार्य करूं, और वही लगभग हम करने लग भी रहे हैं। तो यह जो आपको सेम पीडीएफ है, इसको यदि आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको टेलीग्राम पर जाना पड़ेगा, या तो आप टेलीग्राम पर जाकर द टीचर्स सर्च कर लो, जो हमारा टेलीग्राम चैनल निकल कर आएगा उसमें आपको सभी पीडीएफ मिल जाएंगे, या फिर आप टेलीग्राम के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर एक लिंक दिया है, वहाँ से भी आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम तो वैसे भी आप ज्वाइन कर ही लो, क्योंकि टेलीग्राम के अंदर एक तो आपको क्विज मिलती है, हर एक दिन क्विज, ठीक है, शाम को क्विज भी होती है, और दिन में काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके कई बार प्रश्न पूछ भी ले जाते हैं। सेकंड, कुछ देश में खास अपडेट हैं, बड़ी अपडेट है, तो वह भी आपके साथ शेयर कर दी जाती हैं। तीसरी क्या बात है कि आपके जितने वीडियोज़ हैं, पीडीएफ हैं, नोट्स हैं, आपके तमाम प्रकार की चीज़ें यहाँ पर डाल दी जाती हैं। एक और ख़ास बात, जैसे कि अभी पीछे ग्रुप सी का पेपर था, जिसको आप सीटी बोलते हैं, ठीक है, और आपकी टीचिंग के एग्ज़ाम से तो काफ़ी सारे बच्चों की जितने भी क्वेरीज थी, हमने उनको 1 बाय 1 पर्सनली भी उनको बताया। कुछ बच्चों को हमने, जिनकी सेटिस्फेक्शन नहीं हुई थी, तो हमने उनको कॉल पर भी समझाया, उनके लिए ग्रुप में भी हमने मैसेजेस डाले, और सभी बच्चों को वहाँ से एक फ़ायदा पहुँचा। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उनकी भी लिस्ट दी, और काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न भी बताए, और उनमें से काफ़ी बच्चों को हेल्प भी मिली, जिनके डायरेक्ट मैसेज आए हुए हैं कि सर आप बिल्कुल डिट्टो पढ़ाते हो, जो आपने पढ़ाया लगभग हरियाणा जी के उसी में से आपने कवर करवा दी थी। तो देखिए प्यारे दोस्तों, यह आपका प्यार है, क्योंकि यदि आप ही प्यार ना दोगे या नहीं दोगे, तो मैं कहाँ से मोटिवेट होकर आगे कोई लेक्चर प्रिपेयर कर पाऊँगा। मैं खुद आपके ऊपर डिपेंड होता हूँ, मैं लेक्चर ज़रूर तैयार करता हूँ, लेकिन उसके पीछे मेरा यही मकसद रहता है कि मैं आपको काफ़ी अच्छे तरीके से समझा पाऊँ। साथ में मेरी एक्सपेक्टेशन भी यही होती है कि यह एक जो कैंडिडेट हैं उनको काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आ जाए, ताकि वह मुझे बोलें कि सर अब आपको नेक्स्ट वीडियो हमें इस टॉपिक पर चाहिए। आपका टॉपिक कुछ भी हो सकता है, तो आज आप कोई भी टॉपिक बता सकते हैं, या फिर जो मैंने खुद कुछ टॉपिक जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पहले मैं उनको कवर अप करवाने वाला हूँ। देखिए प्यारे दोस्तों, आप किसी भी यूट्यूब चैनल से पढ़ रहे हो, किसी भी आप टीचर से पढ़ रहे हो, किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट से ऑफलाइन, या फिर आपने कोई कोर्स ले रखा हो, किसी नोट्स से, फिर आप बड़ा भाई या फिर कोई दोस्त जहाँ से भी आप पढ़ रहे हो, बस एक ही बात कहूँगा, उनको आप फॉलो कीजिए काफ़ी अच्छे तरीके से, और काफ़ी अच्छे तरीके से आपको आपका टाइम यूटिलाइज करना है। वो पढ़ाते हैं तो उसको मल्टीपल टाइम आपको रिवीजन करना पड़ेगा। यह नहीं कि आपने एक बार तो इस वीडियो को देख लिया, अब आपने यह वीडियो कभी दोबारा प्ले ही नहीं किया, ना ही आपने पीडीएफ के अंदर से एक दो बार आंखें घुमाई, या फिर एक दो बार आंखों के सामने से निकाला। तो यदि यहाँ से प्रश्न आ भी गया, तब बस 20 से 30% या 40% ही चांसेस है कि आप सही कर पाओगे, क्योंकि मे बी कि आपका एग्ज़ाम दिसंबर में हो, या 4, 6, 8, 10 महीने के बाद हो। वीडियो आज देखिए आपने, तो इतने टाइम में तो बहुत सारी चीज़ें, उतार चढ़ाव लाइफ का हमारा हिस्सा है, तो हो जाते हैं और आप भूल जाते हो। तो चलिए यह बातें ऐसे ही खैर चलती रहेंगी। आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। जो भी कैंडिडेट नए हैं, पहली बार पहुंचे हैं, यदि आपको कंटेंट, वीडियो, टीचिंग मेथड, भाई कुछ भी अच्छा लगा हो, जुड़ना चाहते हो, तो सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब करके एक घंटी है साइड में, वह दबा देना। उसका फ़ायदा दोस्त आपको ही होगा कि जब भी यहाँ से वीडियो अपलोड की जाएगी, तब आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा, और आप उस वीडियो को कभी भी देख सकते हो, सुन सकते हो। तो चलिए, यह तो हो गई बातें। अब लास्ट के आपके 1 या 2 मिनट और लूँगा, उसके बाद हमारी वीडियो कंप्लीट। बहुत सारे डायरेक्ट मैसेजेस भी आते हैं, कमेंट भी आप खुद भी चेक कर लिया करो, कमेंट भी आते हैं वही कि सर लाइफ में हम भाग रहे हैं सक्सेस की तरफ, लेकिन सक्सेस नहीं मिल रहा हमें, और लगातार नौकरी ना मिलने के कारण हम हताश भी हैं, निराश भी हैं, और हम क्या करें, हम बताइए। तो देखिए, ध्यान दीजिएगा, अब तक आपने, यह तो आपकी हो गई स्टडी, ठीक है। अब आपकी स्टडी से भी एक अहम चीज़ है, आपकी लाइफ का बहुत बड़ा हिस्सा अभी बताने वाला हूँ। देखिए, नौकरी यानी कि एक रोज़गार, यानी कि जहाँ से हमारे पास पैसे आएंगे, और उन पैसों से हम हमारी ज़रूरतें भी पूरी कर पाएंगे। ज़रूरतें, हम हमारे बच्चों को एजुकेट कर पाएंगे, हमारे माँ बाप के जो सपने होते हैं, उनको एक गाड़ी, घर,
शादी। देखिए, नौकरी से इतना ही हो पाता है, पूरी आपकी नौकरी या उम्र निकल जाती है। 30 से 35 या 40 साल की आपकी जो जॉब होती है, इसमें बस यही बन पाता है, शादी करवा दी अपने बच्चों की या छोटे भाई की या कई बार खुद की भी, और गाड़ी ले ली, घर बना लिया, उसकी ईएमआई चल रही है। ठीक है, यही हो पाता है। अब देखिए, मैं आपको एक ख़ास बात बताने वाला हूँ। इस नौकरी के लिए बहुत सारे लोग तैयारी कर रहे हैं, तो आप अकेले नहीं हो। बहुत सारे लोग फ्रस्ट्रेटेड हैं, यानी तनाव में है। तो अब आप अकेले नहीं हो, लेकिन आपको बैठकर यह सोचना है कि ठीक है, मुझे एक नौकरी चाहिए, किस टाइप की चाहिए, जहाँ से पैसे आ सके, जहाँ से मेरे घर का सही कार्य चल सके। ठीक है साहब, अब आपकी कुछ प्रायोरिटीज सेट कर लो और एक टाइम दे दो कि मुझे इतने टाइम में चाहिए, ठीक है, और मुझे इतने घंटे उसके लिए पढ़ना है। क्योंकि मैंने एक चीज़ काफ़ी नोट की है, बहुत सारे मैसेज भी आते हैं वैसे भी, कि यदि एक लाइब्रेरी के अंदर 100 बच्चे गए हुए हैं तो वह 100 पूरा दिन नहीं पढ़ते। चलिए, पूरा दिन तो किसी से नहीं पढ़ा जाता, ठीक है, तो 100 बच्चे पूरा दिन नहीं पढ़ते। इनमें से बहुत सारे बच्चे फर्स्ट टाइम गए होंगे, बहुत सारे बच्चे 12th करके नए नए निकले होंगे। वह जो 12th करके निकलता है उसकी ऑब्जर्वेशन कुछ और है। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट भी होंगे जिनके पास 1 2 या 4 5 ही मौके हैं, मे बी कि वो 38 के हैं, 36 के हैं, 40 के हैं। उनको यह डर है कि बस अब जल्दी से एग्ज़ाम आ जाए, बस मैं फोड़ के रख दूंगा, फोड़ के रख दूंगी, और उनको इस उसमें उनके फीलिंग्स ऊपर नीचे होते रहते हैं, और वह भी ज़्यादा अच्छा नहीं कर पाते, ना ही ज़्यादा अच्छा जो वह कैंडिडेट जो डरे हुए होते हैं। तो आपको क्या करना है, आप लाइब्रेरी जाएं, आप कोचिंग सेंटर जाएं, या फिर आप घर पे रहें, कहीं से भी पढ़ो, किसी भी यूट्यूब चैनल कहीं से भी पढ़ लो आप, लेकिन एक तो आप उस टीचर को फॉलो करो जो आपको एक अच्छे तरीके से सही गाइड करता हो। जैसे कि आपको खास बात है कि आपका टाइम टेबल, आपका टाइम कहाँ कितना टाइम जा रहा है, यह देखो, आपका टाइम शेड्यूल बनाओ, उसके हिसाब से आप पढ़ना शुरू करो। और यह बस जहाँ से हमने बात शुरू की थी, इस बात को आप यह मान लो कि नौकरी है, मुझे एक नौकरी लेनी है, लेकिन मेरी भी कुछ प्रायोरिटीज़ है, मेरी भी लाइफ है, ठीक है, तो मैं इसके लिए बिल्कुल खुद के दिमाग को खाली नहीं करूँगा या करूँगी, मैं इसके लिए बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लूँगी। मेरे हाथ में क्या है, बिल्कुल अच्छे सच्चे मन से पढ़ना। कहीं से भी पढ़ो आप, दिन रात एक कर दो पढ़ने में, लेकिन टेंशन मत लो, क्योंकि टेंशन में क्या है, बहुत सारी चीज़ें दोस्त गलत हो जाती हैं। लाइफ आपको एक बार ही मिली है। मैं यह नहीं कह रहा कि आप पढ़ो ही मत या फिर कम पढ़ो, नहीं, जितना हो सके उतना पढ़ो, अच्छे तरीके से पढ़ो, दोस्तों की सलाह लो, किसी टीचर की सलाह लो, जहाँ से आपको जो चीज़ें अच्छी लगे। लेकिन हमेशा एक बात ध्यान रख लेना, आपकी लाइफ पहले है, नौकरी बाद में। हाँ, एक एजुकेटेड पर्सन ज़रूर बनो, एक मैच्योर पर्सन ज़रूर बनो, ठीक है। इन्हीं बातों के साथ आज की इस वीडियो को हम यहीं पर विराम देते हैं। आपने अब तक सुना, बहुत बहुत आपका धन्यवाद, आभार, और इसी प्रकार से आप सुनते रहो। हाँ, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। अगेन की वही मोटिवेशन वाली बात है, जितने आप अच्छे तरीके से मुझे मोटिवेट करते हो, उससे 10 गुना 100 गुना मैं आपके लिए कंटेंट बनाने की कोशिश करता हूँ। तो ठीक है प्यारे दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं। लगे रहिए सच्चे मन से। जो भी आपकी क्वेरीज है मुझे टेलीग्राम पर कॉन्टैक्ट कर लिया करो, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है प्यारे दोस्तों, गुड नाइट।